Hey everyone, welcome to Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैंने पूरा आपको बोला है कि मैं पूरा ये जो यूनिट्स है सब कराऊंगी। सो वो डेफिनेटली होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि अभी फिलहाल मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ पॉलिटिकल थ्योरी से। ऑलरेडी इस जो सीरीज लेक्चर सीरीज है इसके 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 21। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। ठीक है। सो ये टॉपिक हम ऑलरेडी इसका इंट्रो कर चुके हैं और हमारी एक चीज हम थोड़ा ब्रीफ में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। डेफिनेटली आप सभी को पता है कुछ विचारधाराएं, कुछ आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली वो एक लेक्चर में कवर नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म से मार्क्सिज्म की तरफ किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ था एंड किस तरीके से हमने साइंटिफिकली इसको डेवलप किया और क्या क्या इसमें चीजें थी। अब आज के लेक्चर में हमें डिटेल में चीजें पढ़नी है, तो अगर आपने वो बेसिक लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैं आई बटन में मैंने अभी तक लिंक डाल देती हूँ इसका, एंड वहां पे आप पहले पूरा लेक्चर को देख के आओ, फिर ये वाला लेक्चर पे आना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, आप सभी को पता है थोड़ा मेरा गला खराब था, एंड लिटरली अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता कि बोलने वाला होता तो मैं डेफिनेटली क्लास ले लेती, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है। एंड अगर मैं जबरदस्ती क्लास ले लेती फिर और आगे का क्लासेस छूट जाती तो वो दिक्कत हो जाती है, आप सभी को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी सीरीज मिलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने लेक्चर्स भी देख रहे हैं, वेरी गुड। वो सारी चीजें आप कवर करो। टेलीग्राम में टास्क ऑफ द डे मैंने नहीं डाला था 1-2 दिन, अब डाल दूंगी। ठीक है, उसे कर लेना। डिस्कवर स्टडी की ऐप जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पे ऑल यूनिट्स नोट्स भी ले लेना, और एमसीक्यू सीरीज भी 1-2 दिन में आ जाएगी। फर्स्ट टेस्ट आप सबके लिए ओपन होगा, फ्री होगा, तो उसमें जरूर एनरोल करना। ठीक है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो मार्क्सिज्म में हमने इधर से बात कर रखी थी, पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में कुछ कमियां थी, एंड हमारा जो समाज है वो 2 भाग में विभाजित हो गया था, हैव और हैव नॉट। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो हैव वाली क्लास थी उनके पास बहुत पावर थी, क्योंकि वो डिसीजन ले सकते थे। उनके पास जितना क्या प्रोड्यूस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उनके पास ही था। क्योंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमी चलती थी वो किस बेसिस पे चलती थी कि लेसस फेयर है, कि हमें अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दोगे तो प्रोडक्शन वगैरह किस बेसिस पे करोगे? इनविजिबल हैंड्स, ऐसे हाथ, अदृश्य हाथ जो किसी को दिखते नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन से हाथ होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं विभाजन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड बुर्जुआ जो कि प्रॉपर्टी ओनिंग, डिसीजन मेकिंग वाली क्लास है, इनके पास पावर है, स्टेट के साथ कहीं ना कहीं नेक्सस है। और दूसरा प्रोलेटारिएट, ऐसी क्लास जो वर्कर क्लास है, उनके पास स्किल है, वो एक्चुअली वैल्यू ऐड करती है, कहीं ना कहीं वो उनको बदले में क्या मिलता है? मजदूरी। एंड कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बट उनका जो वेजेस है, जो काम की कंडीशन है, वो सब इतना अच्छा नहीं हो रहा। तो मार्क्स कहते थे कि जो पुराने जो इस चीज को हमने ओवरथ्रो किया, कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म को हमने चैलेंज किया सोशलिज्म, समाजवाद में। लेकिन इनका कहना था कि जो इनका समाजवाद था ना, वो इतना पहले पुराने समाजवादियों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली समाजवाद है क्या। ठीक है, बिल्कुल हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन लेता है। जैसे कि सीएम जोट कहते हैं कि एक ऐसी टोपी है, हर किसी के सर पे पहनोगे तो उसकी शेप खराब हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका बोलते हैं। फिर मार्क्स ने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। ऑब्वियसली जो ये आपका आइडियोलॉजी, विचारधारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम में आपका बन गया है, वो खराब है। उसको चैलेंज करने के लिए समाजवाद सही है, लेकिन समाजवाद जो ये पुराना है वो यूटोपियन है। तो मैं अपना समाजवाद देता हूँ, और मेरा जो समाजवाद होगा वो क्या होगा? वो आपका रेवोल्यूशनरी। क्योंकि मैंने आपको 2 टाइप के सोशलिज्म में 2 तरीके के समाजवाद कराए हैं, एवोल्यूशनरी, विकासवादी, एंड रेवोल्यूशनरी कौन सा? क्रांतिकारी वाला। तो इन्होंने बोला कि यार रेवोल्यूशनरी क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने पूरा एग्जैक्टली इनका साइंटिफिक सोशलिज्म भी है, वैज्ञानिक समाजवाद भी है। इन्होंने बोला कि मैं प्रूफ देके बताता हूँ कि क्यों पुराना सिस्टम बेकार है एंड क्यों मेरे द्वारा दिया गया सिस्टम सही है। ठीक है, इन्होंने सारे प्रूफ्स देके बताए, एंड कहीं ना कहीं ये प्रूफ्स पे हम बात कर चुके हैं कि भाई क्लास किस तरीके से डिवाइड है। डिवीजन ऑफ क्लास पे मैंने आपको ये पूरा ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पूरा कि सोसाइटी में हैव और हैव नॉट में कैसे डिवाइडेड है, कैसे डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास बन जाती है, और किस तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऑब्वियसली अगर इनके सोशलिज्म को अगर आप साइंटिफिक सोशलिज्म बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो चलिए अब मार्क्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। मैंने आपको सारी थ्योरीज आपको बता रखी है, बट स्टिल हम इसे दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं। मार्क्सिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूंगी तो ये मिडिल 19th सेंचुरी में आया। ठीक है,
सो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म के विपक्ष के रूप में आया था। एंड ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि लिबरलिज्म ने एक वादा किया था कि हम सबको फ्रीडम देंगे, हम सबको स्वतंत्रता देंगे, हर एक के पास कुछ ना कुछ चूज करने का, निर्णय लेने का मतलब चांस होगा। बट एक्चुअली वो सही मायने में ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया कि जैसे हम लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने लगे, जैसे होता है ना कि हमने थ्योरी तो दे दी, प्रैक्टिकल करने आए तो पता चला कि सारी चीजें ही गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो जब हम इसे इम्प्लीमेंट करने लगे तो हमें ये पता चला कि यार ये तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ही बहुत बेकार है, इसकी वजह से तो समाज डिवाइडेड हो गया है। अब क्या करें? तो लिबरलिज्म ने ऑब्वियसली कैपिटलिज्म पूंजीवाद के एक सिस्टम के अंदर अपनी बहुत ही ऊंचाइयों को, पॉपुलैरिटी को जरूर छू लिया था। लेकिन ऐसा हो गया था कि जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी थे उनके पास स्पेशल पावर आ गई थी, एंड कहीं ना कहीं वो विशेषाधिकार वाली जिंदगी यानी कि प्रिविलेज वाली जिंदगी जी रहे थे। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जो लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो अगर लोकतंत्र को सपोर्ट करता है तो लोगों के द्वारा राज होना चाहिए, यानी कि लोगों का मत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो फर्स्ट आपका रिस्पॉन्स मिलता है अर्ली सोशलिस्ट के थ्रू, जो कि हमने बात कर रखी थी। इस रॉबर्ट ओवन की बात की थी मैंने, चार्ल्स फोरियर की बात करी थी हमने हमने प्रावधान और हमने साइंस साइमन सबकी बात कर रखी थी। तो इस तरीके से जो अर्ली सोशलिस्ट है, जैसे सेंट साइमन हो गया, लुइस प्लैंक हो गया, फ्रांस में इन्होंने बोला था कि यार एक तरीके से ना मोरलेस इन्होंने बोला सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत आपकी एक इकोनॉमी होनी चाहिए स्टेट कंट्रोल के अंदर, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि स्टेट इकलौता, क्योंकि साइंस साइमन बात करते हैं किसकी, लर्नड इलीट की। आप में से किसी एक ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम सेंट साइमन ने वैसे एरिस्टोक्रेट और स्कॉलर्स को मना किया है कि यार ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, बट उन्होंने लर्नड एलीट की बात की है। तो स्कॉलर को मना करके लर्नड एलीट में क्या डिफरेंस है, आप लोगों में से पूछा था, एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। मैंने उसको अच्छे से आंसर भी दिया था। बट अगेन जिन्होंने वो नहीं देखा कमेंट, उसकी उनके लिए बात करती हूँ। इसलिए कहते हैं कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाइक कर दिया करो, अगर अभी नहीं कर रखा अभी कर लो, और कमेंट जरूर किया करो, बिकॉज कमेंट करके जो भी डाउट्स है ना आपके क्लियर हो जाते हैं। मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो वो चीज आप बाकी लोगों के सामने भी आ जाता है, एक तरीके से डिस्कशन ही लगा लो, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने बोला था कि सिर्फ पढ़ने लिखने से और सिर्फ अपने मुनाफे की बात करने से, स्किल की बात करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, कोई स्कॉलर या ऐसे कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि इलीट बन जाए या फिर उसको हम इतने अधिकार दे दें कि वो हम पे अपना डोमिनेंस जमाए। ऐसा इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बात किया लर्नड इलीट की, जिसने सीख रखा है दोनों तरफ, यानी कि न्यूट्रल है, वो किसी को एक पक्ष नहीं ले रहा। और उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए, उनको पूंजीवाद तो चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए कि भाई जो डेवलपमेंट भी चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं ये जो डेवलपमेंट का ये जो शेयर है, भाग है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल विकास होना चाहिए। इस तरीके की बात इन्होंने कर रखी है। तो इन्होंने बोला था कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जहां पे सब कुछ कौन चलाएगा, कम्युनिटी समुदाय चलाएंगे, ठीक है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था कि जो रॉबर्ट ओवन है उनका ध्यान था कि यार ह्यूमन नेचर में बदलाव आ सकता है बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से। चार्ल्स फोरियर ने क्या, तो ये इन्होंने अपना कोऑपरेटिव्स अपनी स्टार्ट की थी। देन चार्ल्स फोरियर का आपका बात आया था कि भाई उन्होंने कम्युनिटीज पे बात कर रखी थी। उन्होंने बोला था कि यार ये जो बार बार रिपीटेटिव प्रोसेस में वर्ड को काट देते हैं, बहुत ही बोरिंग हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे टाउन में स्मॉल स्केल में होना चाहिए, तो ठीक है। वहीं प्रावधान ने बोला था कि यार गरीबी को समझाने की कोशिश की थी, तो उसका क्रिटिसिज्म करके मार्क्स ने क्या बोला था कि जो वर्कर्स है ना, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को पता नहीं है या वर्कर्स को अवेयरनेस नहीं है, डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि वर्कर्स के पास अभी पावर नहीं है, वर्कर्स कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, वर्कर्स कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है ना वो भी इस समय के इसमें बुर्जुआ क्लासेस के फेवर में एक काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक नेक्सस है, ऐसा मार्क्स कहते थे, स्टेट को टूल मानते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर वर्कर्स डिमांड भी करेंगे ना स्टेट से, तो ये स्टेट ऐसे कभी उनकी डिमांड पूरी नहीं करेगा। इस वजह से लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को बेसिकली सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज वर्कर, इन्होंने कोऑपरेटिव्स में जाके सब लोगों को इकट्ठा होके ओवरथ्रो करना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार ही गलत है। एंड जब वो नई सरकार आएगी ना, तब जाके वो क्या करेंगे, तब जाके कुछ सिचुएशन सही होगी। हालांकि ये एक पॉइंट पे गलत भी चले गए थे। इन्होंने कहा था कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारियत होनी चाहिए, यानी कि जो प्रोलेटारियत है, वर्कर्स है, इनकी तानाशाही होना चाहिए। हालांकि देखो जब ये आए थे, इन्होंने आलोचना करी थी कैपिटलिज्म पूंजीवाद की, तभी भी इन्होंने बोला था कि यार ये तानाशाही चल रही है, इसके अगेंस्ट हूं मैं। तो अगेन अब वर्कर की तानाशाही में आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? तो हमेशा ना अगर आप स्टैंड लेते हो, आप आइडियोलॉजी के साथ देते हो, तो फिर आप पक्षपात नहीं कर सकते।
सो मार्क्स ने बेसिकली, अगर मैं बात करूंगी, अगर आप बोलोगे कि मैम ये सब बातें इन्होंने कहाँ कह रखी है, सबसे पहले प्रूफ कुछ हमें बताओ, तो इन्होंने निकाला था एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, ये मेरा गेस है। और हमेशा से आपको ये एक चीज पता है, जो चीज मैं बोलती हूँ इस थिंकर पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है कि ये आ रहा है, वो डेफिनेटली आता है। प्लीज अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते ना, मेरे को पहले से प्लान नहीं होता, ऐसे मन में आ जाता है, होता है ना कभी कभी कि ठीक है बोल दिया एंड सच हो गया वो वाली बात। तो प्लीज यार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि आजकल बुक पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसे हॉट पॉइंट मार्क कर लो अपने पास, कुछ भी पेन पेंसिल लेके, या फोन है तो नोट्स में डाल दिया करो, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने बोला कि इस पूरा जो मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने एग्जैक्टली अच्छे से पूरा एक एक चीज एक एक पॉइंट करके वाइज एक्सप्लेन किया था कि जो वर्कर्स है ना, उनका किरदार, उनका रोल क्या है, कि अपना पास्ट और हिस्ट्री अपना स्टेट बनाने में इनका इन्होंने एक पॉइंट डेफिनेटली बोला था कि जो वर्कर्स है ना, उनकी वजह से ही ये डेवलपमेंट हुई है, उनकी वजह से ही हम सभ्य सिविलाइज्ड हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपए की चीज में, अगेन मैं सेम एग्जांपल देती हूँ कि भाई 10 रुपए की चीज है, समझ लो ये बॉटल है मेरी, हालांकि तुम्हें ये बॉटल दिखेगी नहीं क्योंकि ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन स्क्रीन से ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये बॉटल है, समझ लो इसका प्लास्टिक 10 रुपए का है, और ये बॉटल समझ लो मैंने ली 100 रुपए में, ठीक है ना। हाँ यार बड़ी महंगी बॉटल हो गई, ठीक है। तो ये 90 रुपए किसने कराए? तो ये 90 रुपए समझ लो कोई वर्कर होता, कुछ होता, उसने मेरी बॉटल ऐसे बहुत अच्छे से बनाई होती, ठीक है। मैंने बोला कि चलो ठीक है यार इसने बनाई है। तो अब क्या हुआ कि जो वर्कर्स है, ये जो वैल्यू ऐड करिए 90 रुपए की, किसने की? वर्कर्स ने की, अपने स्किल के बेसिस पे। लेकिन वर्कर को कितना मिल रहा है? वर्कर को 10 रुपए सिर्फ मजदूरी मिल रही है, और बचा हुआ 80% प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? बुर्जुआ क्लास के पास। तो ये ऐसे क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये जो वैल्यू ये क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वैल्यू क्रिएट कर करके ही तो समाज बना है, ये पूरा हिस्ट्री हमारा, अभी प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, आने वाला कल, ये सब वर्कर्स की वजह से ही बना है, तो उनको उसमें शेयर मिलना चाहिए। थोड़ा तुक अजीब सा है, क्योंकि अगर मजदूरी मिल गई तो शेयर का मतलब नहीं बनता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम इन्होंने सही पकड़ी थी, बट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गलत दे देते थे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, ठीक है, क्योंकि मुझे मार्क्स के जो तौर तरीके हैं, मुझे प्रॉब्लम लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट मुझे सॉल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत थियोरेटिकल है, ऑन ग्राउंड इसको प्रैक्टिकली नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते। इवन कोई भी सोशलिस्ट स्टेट देख लो, कुछ ज्यादा वो डेवलप नहीं कर पाएगी फिर, अगर बहुत ज्यादा सोशलिस्ट होगी तो। ये डेफिनेटली है, अगर इकोनॉमिक क्लोज रख दो तुम, तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बोला था कि यार ये जो हमारा पर्पस है, ये जो तुम्हारी मेहनत है, इसका फल कोई और खा रहा है, तो तुमको क्या करना है? कंट्री के जितने भी वर्कर्स हैं सब इकट्ठे हो, और क्या करो? अपनी इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद लड़ो, और क्योंकि जब तुम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ोगे तो तुम पूरे मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए लड़ोगे। अब इनका कुछ वर्क है, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बुक्स डेफिनेटली क्रोनोलॉजी में याद कर लेना। मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा आएगा, बट अगेन कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों नहीं आएगा? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 1-2 साल से आ गया है, पिछले ये क्रोनोलॉजी आ गई है कार्ल मार्क्स के कंटेक्स्ट में, तो बार बार मुझे नहीं लगता कि रिपीट होगा। अगर मैं बात करूँ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, कैपिटल का 3 वॉल्यूम्स है, डेफिनेटली इधर लिखा हुआ है। एंड वॉल्यूम 2-3 एडिट किए है एंजल्स ने। एंजल का जो एंटी डेयरिंग है, उसमें फैमिली वगैरह, कम्युनिटी, उस के बारे में भी बहुत लिखा हुआ है, तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो मार्क्सिज्म ने बेसिकली, अगर मैं डिफाइन करूँ शब्दों में, तो शब्दों में ये होगा कि अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, कुछ राजनीतिक और आपके आर्थिक सिद्धांत है, जो कि फाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या करे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थापित किया है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म। क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि सोशलिज्म, समाजवाद, जो एज अ सॉल्यूशन लोग दे रहे हैं कैपिटलिज्म का, वो हर कोई उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो हमें कैसा करना है? हमें ऐसा सॉल्यूशन देना है जिसके पीछे प्रूफ हो, साइंटिफिक फाउंडेशन हो, यानी कि वैज्ञानिक आधार हो। तो उस चीज को वो स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने मार्क्सिज्म, क्योंकि ये मार्क्स से रिलेटेड है, तो मार्क्सिज्म विचारधारा, ISM या वाद, मार्क्सवाद, आपको पता ही है कि उनकी वो बन गई। सो बेसिकली इन्होंने बोला था कि ये सबसे बड़ी अगर पार्ट इन्होंने इसमें बताया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। इन्होंने बोला था कि जो क्लास है हमेशा विरोधाभासी होती है, मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में यही सब चीजें बताई है। तो हिस्टोरिकल इन्होंने बोला था कि इसका आधार क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, उसका आधार होता है भौतिकता। और इन्होंने इसके 2 प्रूफ दिए, एक इन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिया, दूसरा इन्होंने प्रूफ दिया द्वंद्वात्मक यानी कि डायलेक्टिकल।
साइंटिफिक प्रूफ में इन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री कैसे इतना प्रोसेस हुई है एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उस दिन मैंने आपको बताया था जब मैंने हिस्ट्री का एग्जांपल दिया था कि देखो हमेशा ना जो समाज है वो दो वर्ग में डिवाइडेड है, राजा, प्रजा, सामंत, दास, कॉलोनियल पावर, कॉलोनीज, ठीक है। वो तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री कैसे है। सो मटेरियलिज्म का मतलब क्या है, इन्होंने बोला था कि जैसे इकोनॉमी के बेसिस पे ही जितना चेंज आता है उसका जो आधार होता है वो इकोनॉमी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी भी अगर आप कई नियो मार्क्सिस्ट की बात करोगे तो वो बात करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वो बात करते हैं डिपेंडेंसी की, वो बात करते हैं नए वर्ल्ड सिस्टम की। तो कहीं ना कहीं वो बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो विभाजित है डेवलप्ड में, डेवलपिंग में, अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड में। तो कहीं ना कहीं इसका जो आधार है वो क्या है, वो इकोनॉमिक है, आर्थिक है। तो ये हिस्ट्री को कैसे ट्रीट करते हैं, अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरह, कि ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का एक पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया है, संघर्ष की प्रक्रिया है। किसके बीच में, एंटेगोनिस्टिक एंड नॉन एंटेगोनिस्टिक क्लास, अच्छा एंटेगोनिस्टिक क्लास के बीच में। एंटेगोनिस्टिक मतलब विरोधाभासी, और कैसे है वो विरोधाभासी, स्टार्टिंग में भी बताया है, लास्ट लेक्चर में भी बताया है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ना इन्होंने बोला है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सो हमने बात की थी मटेरियलिज्म की, अब हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं। इन्होंने बोला था कि दो चीजें हैं जो मेन प्रॉब्लम है, एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई किस तरीके से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से यूज हो रही है बेसिकली, यानी कि जो उत्पाद है वो कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, किसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, किस बेसिस पे, किस आधार पे है। ये सब जो बेसिकली मुद्दे हैं ना, इनके बेसिस में आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इन्होंने बोला वन क्लास कम्स टू गेन ओनरशिप। हमेशा ऐसा देखा गया कि एक क्लास ओनरशिप लेती है प्रॉपर्टी की, जिसे बोलते हैं बुर्जुआ क्लास, ठीक है, एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। और वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो कंट्रोल कर देती है कि यार मैं डिसाइड करूंगा कि कितना वेजेस होगा, कितना माल प्रोड्यूस होगा, कितने घंटे तुम काम करोगे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो पकड़ है ना वो सोशल प्रोडक्शन में भी चली जाती है, यानी कि सामाजिक उत्पाद पे भी चली जाती है। बिकॉज अगर उन्होंने वर्कर्स को बोल दिया कि तू 8 नहीं 12 घंटे काम करेगा तब तुझे 1000 रुपए मिलेंगे, 1000 में बहुत ज्यादा बोले, तब तुझे 100 रुपए मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ कि पहले आप काम करते थे 8 घंटे तो 100 रुपए मिल जाते थे। अब स्टेट तो है नहीं ना जो बीच में आए कूदे बोले नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा कोई हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। तो क्या होगा ना कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी चेंज होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने बात की है थियोरी ऑफ एलिनेशन की, अलगाव का सिद्धांत की। मैंने कहा था कि इंसान अपने आप से, अपने सहकर्मियों से जो उनके साथ काम करते हैं, नेचर से, समाज से, आपका प्रोडक्ट के बेनिफिट से, सबसे वो वंचित हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्लास की जो काम करने की जो शर्तें हैं और जो कंडीशंस है ना वो खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरी क्लास डिसाइड कर रही है और उस पर डोमिनेट कर रही है, और उसके क्या हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अभी इन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकल, जब इन्होंने मटेरियलिज्म में आप एग्जांपल देके बताया, इन्होंने बोला ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये आपका जब कैपिटलिज्म पूंजीवाद आया ना तब ये सबसे ज्यादा हो गया। और इन्होंने बोला था इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि क्रांतिकारी रूप से जब आप इस कैपिटलिज्म पूंजीवाद को खत्म करोगे ना तब जाके जितना भी मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन है, जैसे कि आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपकी माइंस, आपकी फॉरेस्ट, आपकी मशीनरी, आपकी पूंजी, सब पे आपका हक होगा, तब होगा। अभी आपका हक किसी पे भी नहीं है। आप सिर्फ सोचते हो कि आर्थिक रूप से ये बुर्जुआ डिसीजन ले रहा है, बट ये हर जगह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना। तो सोशल ओनरशिप, तो इन्होंने बोला कि इसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रांसिशन होना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए किसकी तरफ, सामाजिक ओनरशिप की तरफ, ठीक है, और कंट्रोल की तरफ, जिससे क्या हो कि यूनिवर्सल लेबर और मतलब एक तरीके से सबका फुल डेवलपमेंट हो, फोर्सेस ऑफ जो प्रोडक्शन है वो सब लोगों के मतलब जो सरकार है उसके अंदर हो। उससे क्या होगा कि उनको पता होगा कि यार सबको जो प्रॉफिट आ रहा है सब में बंटना है, इस तरीके से एक मतलब समान समाज का विकास होगा, ये ऐसा बोलते हैं। तो ये जो आपका मार्क्सिज्म को साइंटिफिक ये जो प्रूफ करने के चक्कर में काफी सारी चीजें आई। और अगेन मैंने आपको बोला था मटेरियलिज्म मैंने आपको बहुत बात कर दी है, आपका बेस सुपर स्ट्रक्चर बात कर दी है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद मैंने हिस्टोरिकल आपकी बात कर दी थी, मैंने डायलेक्टिकल भी आपको बताया था। मैंने आपको बोला था डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है कि समाज में ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज आ जाता है। समाज में पहले पूरा ना ये चीज ऐसे अवेयर होते हैं हम लोग, अच्छा हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर जब हमें गलत हो रहा होता है तो फिर हमें पता चलता है अच्छा इस चीज की वजह से हो रहा है, इसके अपोजिशन में ये दूसरी चीज है, फिर दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे, फिर जाके कुछ सॉल्यूशन निकलता है। ऐसे एकदम से कुछ नहीं आता, यानी कि एक दर्शन
एक सोच डेफिनेटली चाहिए होती है, जो कि हमें डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में मिला एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में मिला। सॉरी, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म तो किसका, आप सभी को पता है, हेगल का है। सो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में ऑब्वियसली उसकी 3 स्टेज बता रखी है, ठीक है। अभी धीरे धीरे बताती हूँ, पहले इस स्लाइड को पूरा कर लेते हैं। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि ये जो थिंकर्स है, इन्होंने रेवोल्यूशनरी पाथ की बात की, जैसे कि आपको रोजा लक्समबर्ग की बात करोगे, माओ जेडोंग करोगे, लेनिन हो गया, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है आपके मार्क्स की विचारधारा से। देन अगर मैं बात करूंगी ब्रॉडली, इन्होंने नियो मार्क्सिस्ट भी फिर धीरे आपका चेंज आया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कभी भी मैं नियो यानी कि नव लगा दूं किसी भी विचारधारा के आगे, तो आप समझ जाया करो कि विचारधारा का जो कंटेक्स्ट है, जो बेस है, जो आधार है, फाउंडेशन है, वो पुराना ही है। बट क्या है, पुराना माल नई पैकेजिंग में, क्योंकि समाज बदल गया है तो तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जो सोच है वो सेम रहेगी, सेम आइडियोलॉजी में, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो समाज को बांटती है 2 क्लास में, और ये बांटने का अधिक वो बेस क्या होता है कि अपना क्लास का, वर्ग का हित, इंटरेस्ट, क्लास इंटरेस्ट। तो इन्होंने ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पावर भी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि 3 तरीके की पावर होती है। एक डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन नहीं लेना था, आपने दिलवाया कि नहीं नहीं ये लो, हमारी पावर है, आप लो, आपको लेना पड़ेगा। एक आप नहीं लेना चाहते थे कुछ चीज, लेकिन आपको दिलवाया, जैसे घर वाले बोलते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कर लो या कुछ कर लो, आपका मन नहीं होता फिर भी आपको करना पड़ता है। तीसरा इन्होंने बोला था कि भाई स्टीवन लुकास ने पावर और रेडिकल व्यू में तीसरा बोला था आइडियोलॉजिकल पावर। ऑब्वियसली आइडियोलॉजी, विचारधारा तो डेवलप होगी ना उसके आसपास। तो इनका मोटिव क्या था कि रेवोल्यूशनरी तरीका अपनाते हैं ताकि आसपास जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन है, जितना भी विरोधाभास है ना, इसी को खत्म कर दिया जाए। समाज वो होता है ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, कि समाज में अगर विरोधाभास है, 2 क्लास है, तो दोनों क्लास को हटा दो, सब काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला था यही एकमात्र तरीका है जिसके थ्रू हम क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो अब मेन टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म है, बेसिकली कुछ चीजें हैं जो मार्क्सवाद से रिलेटेड है, जैसे कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन 2 भागों में विभाजित है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि टूल्स, क्या मुझे औजार उपकरण यूज करने हैं, इक्विपमेंट क्या है, और दूसरा लेबर पावर यानी कि ह्यूमन नॉलेज, स्किल्स वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। यानी कि ये 2 चीजें, मीन्स कि किसके जरिए काम हो रहा है, और आपका लेबर पावर यानी कि कौन कर रहा है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली हर एक ये चाहता था कि ये जो प्रोडक्शन का वे है ये इम्प्रूव होते जाए। इम्प्रूवमेंट का मतलब था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते रह रहे थे। अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डेवलपमेंट है कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये सब, तो इसको प्रॉपरली मैच करना चाहिए ना ह्यूमन डेवलपमेंट के से, कि हमारा को देखो जितने हमें पता है कि नई मशीनें, नई फैसिलिटी ये सब आती है तो हमारी लाइफ इजी होती है, हमारी लाइफ अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी लाइफ और बुरी होती गई, ठीक है। लेबर पावर, लेबर की वैल्यू कम होती गई और बुरी होती गई, और समाज कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से विभाजित हो गया, जो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं। देन आता है आपका रैल्फ मिलीमेंट की बुक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसमें इन्होंने बात कर रखी कि मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स की बात कर रखी है। 4 फंक्शंस इन्होंने बता रखे हैं, मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये भी अलग बुक है, कि भाई कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी सरकार के जो 4 मेन काम है वो क्या है, क्या वो करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान रखो। पहला क्या करता है, रिप्रेसिव, दमनकारी, कि अगर भाई कैपिटलिस्ट है तो अपना फायदा चाहेगा तो तुम्हें दबाएगा। दूसरा आइडियोलॉजी का, वो चाहेगा कि वैचारिक, कि तुम पे वैचारिक रूप से वो जीते। तीसरा इकोनॉमिक, सब चीज आर्थिक चीजें वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। और चौथा इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय चीज। नेक्स्ट है निकोलस पोलांसस, इनकी भी पावर, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस स्टेट, ठीक है, पावर एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने बात कर रखी है किसकी, कि भाई रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिबरल स्टेट बोल दिया कि स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगी, हस्तक्षेप ही नहीं करेगी, और उसको लग रहा है कि जो हम लिबरलिज्म में प्रोटेक्ट क्या करना चाहते हैं, इंडिविजुअल का फ्रीडम, उसी पे ही खतरा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। रिलेटिव की बोला कि सापेक्ष स्वायत्तता, यानी कि अगर उसे लग रहा है तो इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। देन लेनिन ने भी बोला है कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन में कि जो स्टेट है ना वो क्या है, वो किसका नतीजा है, इट इज अ प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकंसिलेबली ऑफ क्लास एंटेगनिज्म, कि कहीं ना कहीं विरोधाभासी क्लास जो बनी है उसी का नतीजा ये आपका स्टेट है। ये इस तरीके की स्टेट आपको आई है। इंपीरियलिज्म में इन्होंने बोला है कि आपको पता है साम्राज्यवाद की सबसे उच्च
सबसे हाईएस्ट फाइनल स्टेज, और सबसे हाईएस्ट स्टेज क्या होती है, उन्होंने बोला कैपिटलिज्म, यानी कि इसको साम्राज्यवाद से इन्होंने कंपेयर कर रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सो बेसिकली ये था थोड़ा डिटेल में। हाँ, हालांकि एक चीज इसमें छूट गई, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि कल मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बात किया था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की थी कि किस तरीके से आपके विचार बदलते हैं। तो उसमें 3 लॉज होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि देखो पूंजीवाद आया, पूंजीवाद से कुछ प्रॉब्लम थी तो लोगों ने बोला इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसे चेंज करो, ठीक है ना। तो ये आया ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, लॉ ऑफ नेगेशन, कि लॉ ऑफ नेगेशन का मतलब क्या है कि यार ठीक है ट्रांसफॉर्म किया, हमें लगा इसमें भी गड़बड़ है तो कोई दूसरा अगेंस्ट वाला चीज आएगी, फिर ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, लॉ सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तुम्हें अच्छा भी पता है बुरा भी पता है, इसका मतलब है लॉ ऑफ यूनिटी, यानी कि सबको मिला के जो तीसरी स्टेज बनती है, जो हमें पता चलता है किसी भी विचारधारा का अच्छा है बुरा। ठीक है, कल मिलते हैं, फेमिनिज्म पढ़ेंगे, 8:30 बजे रोज आना है। डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, लाइक करना, डाउट होगा तो कमेंट में पूछना।